हेलो एनालाइजर जीएस फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज बायोटेक्नोलॉजी को देखेंगे और इसी वीडियो में आपको पूरा बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कंप्लीट मिलेगा। तो आप इसको लास्ट तक देख लेना। और इससे ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर टॉपिक। मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इसको आप कंप्लीट कर देना, सब अच्छे से करना। मैं कुछ फैक्ट्स भी बताऊँगा वहाँ पर, आप वो चीज़ नोट कर लेना, वो चीज़ दिमाग में रखना। हो सकता है उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे। इसको मैं यूपीएससी और बीपीएससी को अलाइन करके बनाया हूँ इस लेक्चर को, तो आप प्लीज़ इसको देखना, आप नोट्स कर लेना, नोट कर लेना सारा चीज़ इससे आपको। और अगर नोट नहीं करना है तो आप पीडीएफ जाइएगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको एनालाइजर जीएस के टेलीग्राम चैनल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग देख चुके हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी हम लोग देख चुके हैं, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देख चुके हैं, एनर्जी भी देख चुके हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी देख चुके हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी भी हम लोग देख चुके हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो आपको 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगी, नेक्स्ट 1-2 दिन में। बायोटेक्नोलॉजी तो आज हम लोग देखेंगे। इस तरह से हम लोग का पूरा होल सिलेबस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सॉरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बिन कंप्लीटेड। सो चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में जो है ना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या देखेंगे हम लोग। जेनेटिक इंजीनियरिंग देखेंगे, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग देखेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग देखेंगे। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ जो देखेंगे, तो हम लोग जीन थेरेपी देखेंगे, स्टेम सेल के बारे में देखेंगे, कार-टी सेल के बारे में देखेंगे। फिर अगर एग्रीकल्चर में हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, तो हम लोग जीएम क्रॉप्स के बारे में देखेंगे, बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, 3 पेरेंट बेबी, क्लोनिंग, ये सारा हम लोग आज इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी से का क्या मतलब है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ कहाँ पर, बायोलॉजी में। टेक्नोलॉजी का कहाँ यूज़ होता है, बायोलॉजी में, तो उसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये सबसे पहले जो है कार्ल एरिकी नाम से एक साइंटिस्ट थे, जो 1919 के आसपास, जो मतलब हंगरी से बिलोंग करते थे, वो दिए थे इस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रोसेस के बारे में। तो एक चीज़ पहले आपको मैं बताता हूँ। देखिए यार, हम लोग के वीडियो में ना 70% लोग ऐसे आते हैं जो व्यू मतलब क्या बोलते हैं, पूरा वीडियो को देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है, मतलब आपको पैसा लगता है क्या? हम इतनी मेहनत से वीडियो लेके आती है, हमारी टीम इतनी मेहनत से वीडियो लेके आती है आपके लिए, और आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? बताइए भाई, आप मेरे लिए ऑक्सीजन है। आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक जो है वो हमारे लिए ऑक्सीजन है। तो हमारा ऑक्सीजन को आप मत रोकिए। आप आते हैं रोज़ रोज़ वीडियो देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यहाँ पे डेटा हम लोग देखते हैं ना, हमारी टीम बोलती है कि 70% लोग जो हर वीडियो देखती है आपकी, बट वो आके सब्सक्राइब नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, शर्माते क्यों हैं? सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप ही हमारे ऑक्सीजन हैं, तो हमको और भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और भी तरीके से इसको लेके आएंगे, समझ गए ना, और भी कुछ कुछ चीज़ इसमें ऐड ऑन करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि फेनोटाइप में चेंज हो जाता है। फेनोटाइप, आप बोलिएगा सर फेनोटाइप क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि आपका कोई कलर है, आपका हाइट है, मतलब मान लीजिए कि आपका हाइट बढ़ाना है आपको, या आपका कलर ब्लैक है या वाइट है, आपको ब्लैक करना है, या ब्लैक है तो वाइट करना है, या कुछ किसी भी कलर में करना है। तो ये प्रोसेस जो होता है, ये कैसे होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग से होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं, जैसे कि हम लोग वैक्सीन बनाते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस का यूज़ करके कुछ बनाते हैं ना हम लोग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी इसको बोलते हैं, बायो प्रोसेस को। तो हम लोग जब केमिकल का यूज़ करके कोई मतलब केमिकल प्रोसेस से जब किसी चीज़ में, किसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, याद रखिएगा, केमिकल प्रोसेस से किसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जब हम लोग चेंज करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आपका वैक्सीन मिलेगा, एंटीबायोटिक्स सब मिलेंगे। ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर से एक बार बता रहा हूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जैसे कि आपको कलर या आपको हाइट बढ़ाना है, छोटा करना है, तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं फेनोटाइप में, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू होते हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन एडिटिंग के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ना, वो कुछ नहीं होता है। जेनेटिक मान के चलिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है, मान के चलिए ये आपकी बॉडी है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि बाहर से जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ से? बाहर से जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग ट्रांसजेनिक मतलब ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और ये कहाँ कहाँ होता है? आपका जीएम क्रॉप्स में होता है, 3 पेरेंट बेबी में इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्लोनिंग में भी आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं जीन एडिटिंग में। तो जीन एडिटिंग में जीन एडिटिंग में क्या होता है ना कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि कोई चीज़ है, सेल है मान लीजिए, और यहाँ पे कुछ एडिट करना है, मतलब इस जीन को एडिट करना है, तो ये कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे एडिट करके काट के हटा देंगे, या इसको साइलेंस कर देंगे, इनको साइलेंट कर देंगे, या यहीं पे डायरेक्ट इसी में काम होगा। तो बाहर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब फॉरेन जीन का जो है, बाहर का जीन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और ये कहाँ कहाँ काम आता है आपका, ये भी आपका देखिएगा आप, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में काम आता है। ठीक है ना। जीन साइलेंसिंग इसका एक बहुत बड़ा मैं बताया कि साइलेंसिंग कैसे होता है, और जीन साइलेंसिंग का आप एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको मिलेगा CRISPR-Cas9। इसके बारे में हम लोग इन डिटेल बताएंगे फिगर के साथ कि ये कैसे काम करता है। आप समझ गए? आपको ये सब कुछ नहीं याद रखना है, आप सिर्फ एक चीज़ याद रखेगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में चीज़ें, जीन जो है वो बाहर से इंट्रोड्यूस होकर के किसी सेल के मतलब स्ट्रक्चर को चेंज करता है, बट जीन एडिटिंग जो है अंदर में ही काम होता है, बाहर का किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को इन डिटेल देखते हैं हम। देखिए आपको मैं बताया कि फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए का जो है उसमें इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे होंगे, एक सेकेंड, फिगर देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, मान के चलिए ये बैक्टीरिया है। ठीक है, इस बैक्टीरिया में ये मान लीजिए कि प्लाज्मिड है, तो इस प्लाज्मिड को, इसी प्लाज्मिड में कुछ मान के चलिए कि डिफेक्ट आ गया, मान लीजिए कि इसी प्लाज्मिड में कुछ डिफेक्ट आ गया, तो इस प्लाज्मिड में क्या करेंगे, हम फॉरेन जीन को घुसाएंगे अंदर, फॉरेन जीन में को अंदर डालेंगे, फिर इस प्लाज्मिड को वो पूरा हेल्दी बनाएंगे। तो देखते हैं हम लोग कैसे देखते हैं, इसको कैसे करते हैं। देखिए प्लाज्मिड का आपको स्ट्रक्चर पता ही है कि प्लाज्मिड जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और इस टाइप का उसका होता है स्ट्रक्चर, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल ले लिया हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग प्लाज्मिड को हम लोग कैसे काटते हैं, कैसे उसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए ये आपका प्लाज्मिड है, करेक्ट, मतलब ये जो कोई ओल्ड ये देखिए जो कलर यहाँ पे वो भी कलर यहाँ पे है, तो ये ओल्ड प्लाज्मिड है, इसी में डिफेक्ट है कुछ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कट किया हुआ है, कट का निशान है, कट कर दिए, और इस कट के साथ फिर एक हम लोग फॉरेन जीन को लेके आएंगे, जो हम लोग का ये है फॉरेन जीन में भी कुछ कट लगाएंगे हम लोग, और यहाँ से फॉरेन जीन के साथ यहाँ पे जहाँ कट किए थे उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे, वहाँ पे चिपका देंगे। और वो जो चिपकाएंगे वो कैसे करेंगे, वो चिपकाने का जो काम होता है, जिसको हम लोग ग्लू कहते हैं, वो हम लोग का होता है लाइगेज एंजाइम। ये अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन अब आप बोलिएगा सर इसको हम लोग काटते कैसे हैं प्लाज्मिड को, प्लाज्मिड में काटने के लिए भी तो कोई एंजाइम चाहिए, तो उसके एंजाइम के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन मॉलिक्यूलर एंजाइम। क्या होता है? RME, रेस्ट्रिक्शन मॉलिक्यूलर एंजाइम से हम लोग प्लाज्मिड के जो डिफेक्ट वाले पोर्शन है उसको काट देते हैं। काटने के बाद उसी को फॉरेन जीन के साथ मिला करके हम लोग नया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब आप बोलिएगा, दो चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो कैंची है ना, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन मॉलिक्यूलर एंजाइम जो है, इसको हम लोग कैंची भी बोलते हैं, और ये सेम चीज़ जो है ना वो UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आप सरप्राइज मत होना, आपसे भी हो सकता है कि UPSC पूछ ले कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है वो जो कट का काम करता है प्लाज्मिड में, या फिर फॉरेन जीन को जो इंट्रोड्यूस किया जाता है तो कट के थ्रू किया जाता है, तो उस कट जो करता है तो उस एंजाइम का क्या नाम है, तो उस एंजाइम का क्या नाम है, रेस्ट्रिक्शन मॉलिक्यूलर एंजाइम, RME। ठीक है, और ये होता है दो टाइप का कैसे होता है सर, अब बोलिएगा दो टाइप का, तो देखिए एक होता है एक्सोन्यूक्लियस RME और एक होता है इंडोन्यूक्लियस RME। देखिए एक्सोन्यूक्लियस में क्या होता है कि मान के चलिए ये जीन है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये DNA मतलब है, इसको बाहर के पोर्शन से अगर कट कर दिया जाए, बाहर के पोर्शन से, देखिए यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है ना, बाहर के पोर्शन से अगर कट कर दिया जाए, तो इसको आउटसाइड कट अगर कर दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। और इसको जब हम लोग अंदर में बीच में करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इंडोन्यूक्लियस। जो इंडोन्यूक्लियस है ना वो काफ़ी एडवांस होता है, और ये एकदम टारगेट में जाता है, कि मान के चलिए कि आपको इंडोन्यूक्लियस RME में क्या होता है कि उनको बोल दिया जाता है कि मतलब उन पर ऐसा कुछ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है, तो वो जाकर के एग्जैक्ट टारगेटेड प्लेस में जाकर कट करता है, तो इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। करेक्ट, आप समझ गए। देखिए फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया है, उसका वहाँ पे कुछ डिफेक्ट है, तो वहाँ के प्लाज्मिड को लेके आएंगे बाहर लैब में, उस प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन मॉलिक्यूलर एंजाइम से कट कर देंगे। फिर कट करने के बाद फॉरेन जीन जो हम लोग जो लेके आएंगे बाहर से, उसके कुछ जीन्स को और उसको दोनों को मिला के ऐसे कर देंगे इस टाइप से। उसके बाद फाइनली जो है हम लोग ग्लू से चिपका करके एक प्रॉपर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड DNA का निर्माण कर देंगे। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग जीन एडिटिंग।
जीन एडिटिंग जो क्या है ना, मान के चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। जीन एडिटिंग कहाँ होगा, मान के चलिए कि कोई सिकल सेल एनामिया किसी को हुआ है, मान के चलिए किसी को हुआ है। तो भाई सिकल सेल एनामिया जो है, अनेमिया जो है, सिकल सेल वाला जो बीमारी है वो कैसे होता है, वो होता है जीन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं। तब क्या हो जाते हैं, डिफेक्ट हो जाते हैं जीन में, तब होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है, क्रिस्पर-cas9 से कैसे होता है। देखिए cas9 कुछ नहीं है, cas9 क्या है, एक प्रोटीन है। और ये भी सेम जो है ना, वो आप जो देखे अभी, क्या देखे आप, रेस्ट्रिक्शन मॉलिक्यूलर एंजाइम के तरह ये भी सेम ही होता है, कैंची के तरह। क्या होता है, कैंची के तरह। और इसको डिस्कवर कौन किया था, चारपेंटियर और जेनिफर ने किया था, और उनको नोबेल प्राइज़ भी 2020 में मिल चुका है। तो आप इसे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा प्रोसेस में देखते हैं। देखिए cas9 के साथ क्या किया जाता है ना, कि cas9 एक प्रोटीन है। तो cas9 के साथ एक मतलब मान के चलिए कि सिकल सेल किसी को हुआ है, तो सिकल सेल जिनको हुआ है उनका डीएनए को हम लोग पहले लेके आ जाएंगे बाहर, मतलब कुछ सैंपल बाहर लेके आएंगे। सैंपल बाहर लेके आ गए, सैंपल बाहर लेके आने के बाद सेम टाइप का जीन, मतलब जो एडीजी जो वाला है, मतलब एडेनिन गुआनिन साइटोसिन होता है ना, तो वो सारा हम लोग देखेंगे उसमें। उसके बाद ना टारगेटेड, मान के चलिए कि सी में खराबी है, उसका सी में खराबी है, तो हम लोग गाइड आरएनए को क्या बोलेंगे कि भाई सी जो है ना, जहाँ आपको सी मिले वहाँ पर जाकर के साइलेंस कर देना है। क्या कर देना है, चाहे तो एडिट कर देना है या साइलेंट कर देना है। तो वो क्या करेंगे, ये गाइड आरएनए को cas9 जो है अपने, मतलब मान लीजिए कि अपने साथ लेके जाएंगे दोस्ती की तरह। और गाइड आरएनए जाकर के सी को, मान के चलिए सी या किसी भी चीज़ को, वहाँ पे जाकर देखेंगे कि किसी भी मतलब, और तो देखेंगे कि कहाँ पे फॉल्टी जीन है। जहाँ पे फॉल्टी जीन होगा ना, गाइड आरएनए फॉल्टी जीन को पहचानेगी और उसके cas9 को बोलेगी अब तुम यहाँ पे आके इसको कट करो। क्या करो, कट करो। तो इसी टाइप से फॉल्टी जीन को जो है वो कट कर देगी। या फिर दूसरा और भी होता है जिसको हम लोग जीन इंजीनियरिंग बोलते हैं, वो कट करके इंसर्ट कर दिया जाता है, या फिर उसको कट करके सीधा सीधी साइलेंस कर दिया जाता है। और जो साइलेंट किया जाता है ना जीन को, मान के चलिए कोई ऐसा जीन होता है ना कि भाई इसका कोई यूज़ नहीं है, तो काट दो, इसको साइलेंट कर दो। तो साइलेंट अगर कर दिया जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं RNAi। और अगर हम लोग सिर्फ कट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे जीन एडिटिंग। और हम लोग कट करके अगर और इंसर्ट भी कर देंगे कुछ चीज़ें, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, जीन इंजीनियरिंग। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट आप 2-3 बार अगर लेक्चर को देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। चलिए हम लोग देखते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। ये कुछ नहीं, एक प्रोजेक्ट होता है जीनोम सीक्वेंसिंग में। देखिएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है 1990 के आसपास चलाया गया था, 2023 तक चला था, और ये सिर्फ ह्यूमन में चला था। ये सब फैक्ट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट, जो 2018 में शुरू किया गया था। ये ऑल एनिमल और प्लांट में था। एनिमल मतलब हम लोग भी, समझ गए, ह्यूमन भी। तो ऑल एनिमल एंड प्लांट पे भी इस पर चलाया गया था। चलिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके आई है। 10,000 लोगों पर, 10,000 लोगों का मतलब वो ये लेगी, एक डेटा लेगी, कैसे, जीन का डेटा लेगी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इंडी जीन प्रोजेक्ट, जो CSIR का प्रोजेक्ट है, और ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप के जीन को जो है वो स्टडीज़ करेंगे। ठीक है। CSIR का आप लोग फुल फॉर्म कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। आते हैं आप लोग एकदम मज़े से वीडियो देखते हैं, निकल लेते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मेरे भी ऑक्सीजन बन जाएगा यार, मतलब आप मेरे ऑक्सीजन हैं, तो एटलीस्ट हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं हेल्थ में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हेल्थ वाला सेक्शन। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं हेल्थ इन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी इन हेल्थ। हेल्थ का में टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज़ हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी में अगर हेल्थ में अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हम लोग देखेंगे जीन थेरेपी, स्टेम सेल और CAR-T सेल। तो जीन थेरेपी में हम लोग क्या देखते हैं, चाहे तो आप जीन थेरेपी में हम लोग क्या क्या हो सकता है। तो जीन थेरेपी में क्या होता है कि अगर किसी को हेरिडिटरी कोई डिसऑर्डर है तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। जर्म लाइन जीन थेरेपी, मान के चलिए कि आपको बचपन से ही कुछ चेंजेस आना, मतलब आपको लाना है। मान के चलिए कि आपको चाहिए क्या, आपका जो बेटा हो एकदम दिखने में एकदम बहुत खूबसूरत हो, बहुत लंबा चौड़ा गोरा, या जैसा भी आप चाहते हैं, काला हो बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा गोरा हो, बहुत लंबा हो, या बहुत नाटा हो। आप अगर किसी भी टाइप का चाहते हैं तो आप इसे जर्म लाइन जीन थेरेपी के थ्रू उसको कर सकते हैं। इसीलिए देखा गया, गवर्नमेंट को लगा कि भाई इसमें तो बड़ा सब कोई तो अलग अलग करने लगेगा, इससे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको कर दिया बैन। ठीक है। करेक्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं सोमेटिक जीन थेरेपी। सोमेटिक जीन थेरेपी में हम लोग अच्छे से देखेंगे सोमेटिक जीन थेरेपी क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्स वीवो जीन थेरेपी में। अब एक दूसरा क्या है, एक्स वीवो जीन थेरेपी। एक्स वीवो का मतलब भाई, एक्स वीवो मतलब बाहर से। देखिए इसको में क्या करेंगे, किसी जीन को हम लोग पहले बाहर लेके आएंगे, कहाँ, लैब में।
ठीक है। लैब में लेने के बाद यहाँ पर हम लोग प्रॉपर उसका कर देंगे जितना भी मतलब जीन में जो भी हम लोग को थेरेपी उसको देना है, जैसे भी उनको हम लोग को एडिट करना है, जैसे भी मतलब उनका फॉल्टी जीन को ठीक करना है, उसके बाद फिर हम लोग बॉडी में करते हैं इंसर्ट। करेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स वीवो। और इन वीवो में क्या होता है, इन वीवो में कुछ नहीं होता है भाई, इसमें डायरेक्ट ना जीन होता है, ये हुआ बॉडी, ठीक है। यहाँ पे जीन खराब है, डिफेक्ट है, तो ये है जीन, इसमें ये हेल्दी जीन, ये है फॉल्टी जीन, डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, डायरेक्ट इंजेक्ट, जिस तरह से हम लोग सुई देते हैं ना, उसी तरह से हम लोग डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन वीवो जीन थेरेपी। एक्स वीवो में क्या बोले थे, एक्स वीवो में क्या होगा कि पहले जीन को बाहर निकाला जाएगा लैब पे, फिर लैब में के थ्रू उसको फिर यहाँ पे उसको हेल्दी मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट में रख करके उसको थेरेपी दिया जाएगा, फिर उसके बाद बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग स्टेम सेल थेरेपी, जो कि हम लोग बोलते हैं इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं हम लोग इसको, और इसको रीजनरेटिव मेडिसिन भी बोलते हैं। स्टेम सेल का क्या है मतलब, आप सोचिए कि स्टेम सेल क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ना स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल कुछ नहीं होता है, इसका एक ही बहुत ज़बरदस्त ये है पोटेंशियल है, वो है रीजनरेट करने का। क्या है, रीजनरेट करने का, वो खुद से रीजनरेट कर देता है। मतलब वो अब मैं बताता हूँ इसका टाइप। टोटीपोटेंट सेल स्टेम सेल होते हैं। ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी जीन में मतलब किसी भी जीन को कन्वर्ट इनटू एनी सेल, सोमेटिक सेल में भी कर सकता है। अब सोमेटिक सेल क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं बताया था सोमेटिक जीन थेरेपी क्या होता है। सोमेटिक क्या होता है मतलब, अब बोलिए। सोमेटिक होता है वो सभी सेल जो वो बॉडी के वो सभी सेल एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल बोलते हैं। कौन सा, वो सभी सेल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो सभी सेल एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल बोलते हैं। बाकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल वाला बोलते हैं। करेक्ट, तो देखते हैं टोटीपोटेंट सेल में क्या होता है ना, कि इसमें क्या होता है ना कि इसमें अगर आप अपना कराएंगे थेरेपी ना, तो आप कहीं भी करा सकते हैं, चाहे तो आप सोमेटिक सेल वाले पार्ट में भी करा सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल वाले पार्ट में भी करा सकते हैं, ठीक है। चूँकि बहुत छोटा टाइम में, बहुत कम टाइम में होता है, ठीक है। बट प्लूरीपोटेंट में क्या होता है, यहाँ पे तो आप इस सोमेटिक सेल वाले जितने भी ऑर्गेन है वहाँ पे तो करा सकते हैं, बट आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल में नहीं करा सकते हैं। ये क्या है, अनएथिकल है। मान के चलिए कि कोई बच्चा मतलब आपको कोई बच्चा आ रहा है, उसको मतलब करना है ठीक, वो आपको पता चल गया कि भाई इसमें कुछ मतलब गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, वहाँ से आप निकाल लिए, ठीक करने के लिए निकाले आप, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी तो हो सकता है कि बाद में क्या पता 50 साल बाद उनको प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसको भी फिलहाल अनएथिकल करार दिया गया है। करेक्ट, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मल्टी पोटेंट स्टेम सेल। ये थोड़ा सा और उसका अच्छा रूप है। मल्टी पोटेंट सेल ये थोड़ा सा और मैच्योर हो गया है कि ये सिर्फ ब्लड सेल में काम करता है। एग्जाम्पल इसका ब्लड सेल, या फिर ये सिर्फ काम करेगा लंग्स में, या फिर ये सिर्फ काम करेगा हार्ट में, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ में काम करेगा। जैसे कि अगर ब्लड सेल में करेगा तो RBC WBC प्लेटलेट्स, ये सारा चीज़ में करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, जब देखिए अब ये होते होते आपका उम्र हो जाता है 15-20 साल। करेक्ट, तो 15-20 साल में भाई आपको करना होगा यही चीज़, ठीक है, कि आपको कोई और मतलब ठीक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लेके आए इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि मल्टीपोटेंट सेल को, मतलब ये वाला सेल को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं प्लूरीपोटेंट सेल में। कहाँ, प्लूरीपोटेंट सेल में। और जब प्लूरीपोटेंट सेल में हम लोग करेंगे तो हम लोग सोमेटिक सेल के जितने भी डिफेक्ट्स हैं, सोमेटिक सेल से रिलेटेड जितने भी डिफेक्ट्स हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सोमेटिक सेल से रिलेटेड जितने भी डिफेक्ट्स हैं उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि आपको इंड्यूस प्लूरीपोटेंट सेल स्टेम सेल क्या होता है। हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 1-2 जितना भी आप देखें ना, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, इंड्यूस पोटेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि स्टेम सेल थेरेपी होता क्या है, वो कैसे काम करता है भाई। तो ये रीजनरेटिव होता है, जिस तरह से लीवर होता है। करेक्ट, चलिए अब आते हैं हम लोग कार टी सेल। कार टी सेल क्या है, ये एक्स वीवो है, आपको पता ही है एक्स वीवो कैसे होता है। देखिए हमारे बॉडी में WBC होता है। WBC का क्या काम है कि हमारे बॉडी में जो है एंटीबॉडी को डेवलप करना। करेक्ट, तो देखिए एक तो होता है न्यूट्रोफिल, जो कि हम लोग का क्या होता है, ऑटोमेटिक वाला होता है। बट लिम्फोसाइट जो है ना, ये स्ट्रोक में रहता है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है बी सेल, एक होता है टी सेल। बीटा सेल जो है ये क्या करता है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, और टी सेल जो है ये अटैक करता है।
कब अटैक करता है? एकदम ये ना पूरा एकदम अपना फोर्स के साथ, फुल ऑफ एंटीबॉडीज़ के साथ अटैक कर देता है किसी चीज़ पे। कब किस पे करता है? कोई अगर एंटीजन आता है तो। करेक्ट। लेकिन होता क्या है ना, सीन यहाँ पे क्या हो जाता है कि मान लीजिए कि टी सेल है, ये टी सेल हो गया, ये आपका जितना भी आप देख रहे हैं ये रेड कलर का ये है एंटीजन रिसेप्टर, और ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये है एंटीबॉडी, कि कोई भी चीज़ आ रहा है इस पर करेगा अटैक। मान के चलिए यहाँ से कोई एंटीजन यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो इसको अटैक करके ख़त्म करेगा, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये एंटीजन जो है, ये एंटीजन क्या करता है, यहाँ पर आकर के चिपक जाता है। देखिए ऐसे करके चिपक जाता है, रेड कलर से है ना ये एंटीजन। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, ये रेड कलर से है, ये एंटीजन जो है आके ऊपर में उसका चिपक जाता है। जब चिपक जाएगा तो भाई ये अब ये जो एंटीबॉडी है ये काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो अब भाई क्या होगा, अब तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसी को एक्टिवेट करने के लिए फिर हम लोग एक अंदर से डालते हैं, क्या हम लोग करते हैं, कार टी सेल थेरेपी। उस टी सेल के अंदर हम लोग कार टी सेल थेरेपी कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार टी सेल थेरेपी, अंदर में डालते हैं, फिर वो जाकर के इसको किल कर देता है, वो जाकर के फिर इसको किल कर देता है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आपको पीडीएफ भी देना है ज़्यादा, मतलब तो इसलिए ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। तो ये कार टी सेल जब यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है ना, तो वो जाकर के फिर ये जो आकर जो उसको बंद कर दिया गया था, इसको मार दिया जाता है। करेक्ट। चलिए कार टी सेल भी आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर में, देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर में क्या क्या हुआ है, इसका क्या क्या फ़ायदा है। देखिए एग्रीकल्चर में अगर बायोटेक्नोलॉजी आएगा तो हम लोग का यील्डिंग बहुत होगा, प्रोडक्टिविटी इसी को बोलते हैं बहुत होगा, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगा, तो हम लोग अनाज वनाज भी ज़्यादा दे पाएंगे, हम लोग संपन्न रहेंगे खाने से, ठीक है। तो ये सब मेंस में काम आता है। बट हम लोग चलते हैं अब थोड़ा सा इसका टाइप देखते हैं। एक होता है हम लोग का ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, जो कि रेगुलेटेड नहीं होता, जिस तरह से आप रोपा रोपते हैं, धान रोपते हैं, ठीक है, वो है ट्रेडिशनल। एक होता है म्यूटेजेनेसिस, इसे क्या बोलते हैं, ये केमिकल के थ्रू होता है, इसमें रेडिएशन लगाया जाता है, ये भी रेगुलेटेड नहीं है। बट एक होता है एक होता है RNAi। RNAi के बारे में बताया था आपको, ये क्या था, जीन साइलेंस कर देता था। मैं आपको यहाँ बताया हूँ ना भाई, आप गौर नहीं करते हैं चीज़ों को। देखिए मैं आपको बताया हूँ यहाँ पर, कहाँ बताया था, देखिए जीन साइलेंसिंग का काम किन का है, RNAi का है, मैं बताया था आपको, ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पहले देखते हैं उसी को कैसे वो करेगा काम। देखिए जीन एडिटिंग जो है, अब देखिए जीन साइलेंसिंग करके चाहे तो हम लोग एग्रीकल्चर, जैसे मान के चलिए कि एक पौधा है, ये पौधा है, देखिए मेरा फिगर थोड़ा सा ख़राब होता है, मान के चलिए पौधा मोमबत्ती बना दिया मैं, चलिए ये पौधा है, ठीक है। इस पौधे में कोई जीन की वजह से इसमें कीड़ा लगता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे RNAi को भेजेंगे हम लोग, और इस जीन को हम लोग कर देंगे साइलेंस। मान के चलिए यहाँ पे मीठा हो रहा था इसका पत्ता, और इसी मीठे की वजह से आ रहा था मतलब कीड़ा आ रहे थे, तो किसी पर्टिकुलर जीन की वजह से ही ना यहाँ मीठा हो रहा होगा। करेक्ट। तो जब अगर मीठा होगा तो जिस जीन की वजह से मीठा हो रहा है उसी जीन को हम लोग कर देंगे क्या, साइलेंस कर देंगे, आएगा ही नहीं मीठा, ठीक है। उसके बाद और भी हम लोग का फसल होगा अच्छे से। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं जीन एडिटिंग, अच्छे से बताएंगे जीन एडिटिंग। उसके बाद देखते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक, मतलब GM क्रॉप्स के बारे में भी देखेंगे। जीन एडिटिंग के बारे में हम लोग आपको ऑलरेडी पहले बता चुका है, अगर आप नहीं ध्यान से सुने हैं तो जाइए पिछले लेक्चर बोलता हूँ, मतलब थोड़ा सा बैक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा जीन एडिटिंग। करेक्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं GM क्रॉप्स के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। यहाँ से ना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि GM क्रॉप्स में जो है उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में सबसे पहले हम लोग क्या लेके आए थे, BT कॉटन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलाउड है, BT कॉटन हम लोग के यहाँ होता है। और BT का फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस थ्रूजेनेसिस। क्या है, बेसिलस थ्रूजेनेसिस। ये इसका एक और नाम क्या होता है, सॉयल बैक्टीरियम। इसका थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। और इसको जिस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है उसको बोलते हैं हम लोग बोल्गार्ड टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, तो भाई ये प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, कहाँ पे, ग्रोथ करने के लिए। क्लियर। अब आते हैं हम लोग चीज़ें, देखिए बुलवर्म का 2 टाइप होता है, B1 B2, ठीक है। बुलवर्म का क्या होता है, 2 टाइप होता है, B1 और B2। तो बुलवर्म का जो टाइप होता है B1 B2, तो बुलवर्म का मैंने बताया ना आपको, अरे भाई जब आप कॉटन वोटन उगाते हैं ना, तो वहाँ पर एक छोटा छोटा सा कीड़ा होता है, बहुत सारा कीड़ा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बुलवर्म।
तो बुलवर्म जो है B1 B2 होता है। तो B1 में हम लोग क्या किए थे पहले कि B1 से एक बैक्टीरिया को वहाँ से निकाले, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेप। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक बीट निकालते हैं और यहाँ पर जो आपका येलो वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, यहाँ से इसका प्लाज्मिड को निकालते हैं और बाहर से हम लोग जहाँ पे, कहाँ से, बीटी से। बीटी कहाँ है, ये वाला जो आपका बैक्टीरिया है सॉइल बैक्टीरियम बेसिलस थ्रूजेनेसिस, यहाँ से हम लोग एक, यहाँ पे इसमें एक पाया जाता है क्राइजीन और यहाँ का प्लाज्मिड को मिला करके हम लोग बनाते हैं मिक्स कॉटन सीड। और फिर इसमें क्या काम आता है, इसमें भी वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम आता है जो हम लोग पहले इसमें देख चुके थे कि कैसे कट करता है, कैसे लाइगेज एंजाइम से हम लोग गम का यूज़ करते हैं चिपकाने के लिए। तो इतना नहीं देखेंगे आप लोग डिटेल, वो पिछले में देख चुके हैं। तो कैसे करता है, B1 से एक बैक्टीरिया को, मतलब एक जीन को वहाँ से निकालता है। उसमें जो एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होगा, इस प्लाज्मिड को उठाता है, ठीक है, जीन को रहने देता है, दूसरा जीन को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्योंकि जीन ही तो कैरेक्टर, जीन ही ने ट्रांसफ़र करता है भाई कैरेक्टर। तो जीन अगर कैरेक्टर ट्रांसफ़र कर रहा है तो जीन दूसरा इंट्रोड्यूस कर दिए और प्लाज्मिड वैसे ही रहने दिए, तो अब नया बन गया और ये जीन से अच्छा फसल होगा। सेम उसी टाइप से किए हम लोग B2 में। B2 में हम लोग क्या किए, B2 में क्या किए, जब हम लोग ये कर दिया ना तो वो थोड़ा सा और भी, मतलब क्या, फिर से कीड़ा आने लगा, तो हम लोग चेंज कर दिए। क्या कर दिए, यहाँ पर क्राइजिन लिए थे, यहाँ पर B2 में क्या कर दिए हम लोग, Cry1AC ले लिए, Cry2AB ले लिए। ये दोनों जीन है, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि GM क्रॉप्स मतलब BT कॉटन में जो है वो कौन सा जीन का यूज़ हुआ था। तो चाहे तो ये पूछ सकता है, तो आप बोल सकते हैं क्राइजिन। अगर क्राइजिन नहीं पूछे, थोड़ा सा और डीप में चले जाए, तो आप ये बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं वो लोग Cry1AC या Cry2AB। क्लियर, चलिए। तो देखिए यहाँ पर वैसी है कि अब देखिए ये वाला चीज़ जब डेवलप हो जाता है तो ऐसे करके क्राइजिन क्या करता है, प्रोड्यूस एंजाइम एंड किल्स बुलवर्म। अब बोलिएगा सर क्राइजिन का क्या काम है, तो भाई क्राइजिन का कोई काम नहीं है, क्राइजिन का काम ही है बुलवर्म्स को मार देना। इसलिए तो हम लोग वहाँ से लिए हैं उसको, कहीं और से लेकर के आए उसको, क्योंकि इनका जो जीन था B1 बुलवर्म का जो जीन था वो तो खाने वाला था, तो हम लोग क्या कर दिया ना, बुलवर्म में ही डाल दिए एक ऐसा चीज़ जो कि अब उसके बाद कॉटन सीड बनाए, जिससे हम लोग को प्रॉब्लम होगा ही नहीं। क्लियर, चलिए। थोड़ा सा है टेक्निकल, मैं समझ रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी इज टफ, ऐसा नहीं है कि मतलब इजी नहीं है भाई। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं DMH11 जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये तेल है, ऑयल है, ठीक है ना। उसके बाद अप्रूव्ड बाय GEAC क्या है भाई, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आप लोग पूछ सकता है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या है, जेनेटिकली, इसका फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और ये कैसे बना है, ये बना है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू। और ये क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसका मिनिस्ट्री है, ठीक है। अब आता है हम लोग बीटी ब्रिंजल पे। बीटी ब्रिंजल जो है ये Cry1AC जीन के थ्रू इसको ये किया गया था, बट ये बैंड है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया था। और इसको कौन बनाया था ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको बनाया गया था महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी के द्वारा। क्लियर, ये सब चीज़ें फैक्ट में पूछ सकता है BPSC। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं, यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART। देखिए कुछ लोगों को जो स्पर्मिया होता है जहाँ पे स्पर्म ही नहीं होता है, ठीक है, क्यों ये टेक्नोलॉजी क्यों आया, तो ये टेक्नोलॉजी ये सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए आया, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब है ART का, जिसको ये किन के लिए काम आता है, एजोस्पर्मिया, जिसके पास भाई बहुत स्पर्म होते ही नहीं, मतलब स्पर्म उसका ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ उनके लिए अब तो उनको भी तो बच्चे चाहिए ना, बेटा और बेटी, तो वो क्या करेंगे, वो इसी टेक्नोलॉजी का फिर हेल्प लेते हैं। तो जिनका स्पर्म नहीं है या फिर जिसका स्पर्म काउंट कम है, या फिर वो ऐसा स्पर्म निकलता है काफ़ी लो मोर्टेलिटी हो, जब अनेबल टू रीच टू द एग तक पहुँच ही नहीं पाता हो, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं टर्नर्स सिंड्रोम, जिसमें वन सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ये आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, मैं आपको बताऊँगा नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग वही देखते हैं मेथड ऑफ ART। तो आप लोग नाम सुने होंगे टेस्ट ट्यूब बेबी का, सुने ही होंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, काफ़ी न्यूज़ में रहता है आजकल, तो हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग टेस्ट ट्यूब बेबी का हॉस्पिटल खुल चुका है, ठीक है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो है, टेस्ट ट्यूब बेबी से होते हैं बच्चे। चलिए अब देखते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग IVF, इसी को बोलते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये क्या होता है, ये लैब में बनाया जाता है,
ये कैसे बनाया जाता है? आप बोलिएगा सर ये कैसे बनाया जाता है? देखिए, मदर का एग से जो है पार्ट मतलब निकाला जाता है, फादर का स्पर्म लिया जाता है, मदर से एग लिया जाता है, फादर से स्पर्म लिया जाता है। लिए अब इसको हम लोग लैब में करते हैं ग्रो। क्या करते हैं? लैब में करते हैं डेवलप। जब यहाँ एम्ब्रियो के स्टेज में आ जाती है ना, जब एम्ब्रियो बन जाता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मदर्स के यूटेरस में इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है। अब आप बोलिएगा सर अभी तो स्पर्म हो ही नहीं रहा था। ले भाई, लॉ मोर्टेलिटी में एक तक नहीं ना पहुंच रहा था, तो यहाँ तक एक तक पहुंचा दिए। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा, एक और बताऊंगा जिसमें कि 3 पेरेंट बेबी जो है, जिसमें कि बाप का मतलब होता ही नहीं है, उसमें बताऊंगा कि क्या है सीन। उसके बाद देखिएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ये डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है बाहर से ही। इंट्रा यूटेरिन इंजेक्शन डायरेक्टली प्लेस इन यूटेरस थ्रू इंजेक्शन, डायरेक्टली प्लेस इन द यूटेरस थ्रू इंजेक्शन ये होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं अब हम लोग मेन चीज़ देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग का क्या होता है? हम लोग के बॉडी में जितने भी चीज़ें डिफेक्ट्स होते हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो डिफेक्ट होती है वो बस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी में हमारे मदर से आती है। क्लियर? देखिए, अब मान के चलिए माइटोकॉन्ड्रियल कुछ डिफेक्ट हो गया, तो उसको हम लोग तो रिप्लेसमेंट, तो उसको तो रिप्लेस करेंगे ना, करेंगे कि नहीं बताइए? तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि उसमें हम लोग, एक होता है स्पिंडल ट्रांसफ़र होता है, एक होता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र को हम लोग 3 पेरेंट बेबी बोलते हैं, हम लोग अच्छे से देखेंगे उसको। पहले इसको समझते हैं स्पिंडल ट्रांसफ़र को। स्पिंडल ट्रांसफ़र में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है डिफेक्ट और इसको करना होता है रिप्लेस। ये तो आप समझ गए हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि मान के चलिए कि ये एक सेल है, यहाँ पे ये है डिफेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग बता दिए हैं डिफेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया है ये। ठीक है, डिफेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या है? एक अदर मॉम्स लिए, मतलब एक मान के चलिए ये एक्स है, मतलब एक ये फर्स्ट मॉम है। ठीक है, इस मॉम का मतलब इस मदर का जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब है। क्लियर? कोई एक माँ है, उनकी माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब है। अब क्या करेंगे? बच्चा तो है भाई, बच्चा तो चाहिए हमको, तो वो क्या करेंगे? किसी डोनर मदर को ढूंढेंगे। वैसे डोनर मदर जिनका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्दी हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ से उस माइटोकॉन्ड्रिया को फिर नए जगह में हम प्लेस करेंगे और वो काफ़ी हेल्दी सेल का उससे निर्माण हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? न्यूक्लियस तो रहेगा सेम भाई। देखिए, ये न्यूक्लियस यहाँ आया, ग्रीन ग्रीन हुआ, रेड रेड हुआ। आप देख रहे हैं, मैं इसलिए तो इतना ईजी किया हूँ। हेल्दी सेल, उसके बाद हेल्दी सेल के बाद सेम वैसी प्रोसेस किया जाता है जैसे IVF में किया गया था, जैसे इसे लैब में एम्ब्रियो से यूटेरस में प्लेस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3 पेरेंट बेबी में। 3 पेरेंट बेबी में क्या होता है कि मान लीजिए कि मम्मी का ये है, ठीक है, फादर का स्पर्म है, मदर का एग। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सेल मतलब इस पर्टिकुलर जो आप रुकिए, इसमें भी क्या है कि इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्ट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसमें भी डिफेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, एक सेकेंड, इसमें क्या होगा कि देखिए ये है किसका, ये है स्पर्म, ये है एग, इसको हम लोग मिला देते हैं, जिससे हम लोग 46 क्रोमोसोम, जिससे 23 होता है ना क्रोमोसोम 23 पेयर में, तो 46 मतलब 46 क्रोमोसोम बन गया। लेकिन यहाँ भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फॉल्टी है, वो डिफेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, इसको क्या करेंगे, किसी तीसरे आदमी से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया लेंगे और फिर उसको इस तरह से कर देंगे। और जब इस तरह से करेंगे, मान के अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया डिफेक्ट, तो अब हमको चाहिए डोनर कपल, कोई चाहिए ना डोनर कपल। तो होता क्या है उसके बाद कि किसी के मदर से लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर फादर के इससे मिला करके उसको फिर हेल्दी हो जाता है वो। और हेल्दी होने के बाद सेम ये वाला प्रोसेस देखिए, डोनर मदर से माइटोकॉन्ड्रिया भी लिया, डोनर कपल से स्पर्म भी लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, इस दोनों को ऐसे कर, मतलब मान के चलिए सिंपली करते हैं यार। डोनर कपल है, उन लोग का सेम प्रोसेस जैसे कि नॉर्मल मम्मी पापा का प्रोसेस होता, मतलब हम लोग जिस तरह से पैदा होते हैं सेम प्रोसेस हुआ वो। ठीक है, जिस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है सेम प्रोसेस हुआ। लेकिन क्या करेंगे, डोनर कपल के माइटोकॉन्ड्रिया से, समझ रहे हैं, डोनर कपल का कुछ बनेगा भाई। मतलब मान के चलिए कि डोनर फादर है, डोनर फादर के बाद डोनर फादर और डोनर मदर वाला जो होगा,
तो हम लोग फिर उसको अगर फर्टिलाइज करेंगे तो इसमें से पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग यहाँ पर इंजेक्ट कर देंगे और यहाँ से क्रोमोसोम ले लेंगे, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया ले लिए, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया लिए और यहाँ से क्रोमोसोम लिए, करेक्ट। उसके बाद हो गया वो हेल्दी, क्या हो गया, हेल्दी। 3 पेरेंट बेबी क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ भाई तो आप मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, फिर मैं वहाँ पे बताऊँगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या है कि जीन क्लोनिंग हम लोग करते हैं, थेराप्यूटिक क्लोनिंग भी करते हैं जिसको हम लोग टिश्यू ऑर्गन भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग भी बोलते हैं, जैसे कि डॉली शिप का नाम सुने हैं आप, डॉली शिप का हम लोग क्लोनिंग किए थे। ये सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर भी इसी को हम लोग बोलते हैं, ये फैक्ट्स है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। अब आते हैं हम लोग देखते हैं, देख मान लीजिए कि 2 क्लोनिंग क्या है कि भाई फोटो, क्लोनिंग का मतलब है फोटो स्टेट की तरह सेम सेम बना देना, ठीक है, सेम सेम कैरेक्टर का सेम कुछ सब सेम सेम बना देना। तो क्या किए कि सीप ए मतलब एक कोई सीप है, सीप ए से मान के चलिए ए कोई है, वहाँ से हम लोग क्या किए, एक सेल को एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है, और सीप बी से हम लोग एक सेल को एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है। उसके बाद क्या किए हम लोग, यहाँ से न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, यहाँ से क्या कर दिए, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, यहाँ पे न्यूक्लियर आया था, यहाँ पर क्या था, एग था, तो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, इस सीप ए का न्यूक्लियर क्या किए, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र किए और इसका जो है एक सेल को ऐसे करके बना दिए। तो हम लोग क्या हो गया, हम लोग का बन गया एम्ब्रियो, बन गया एम्ब्रियो। और उस एम्ब्रियो को जो है वो सीप सी में हम लोग इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट करने के बाद उसी को जो हम लोग इंजेक्ट करेंगे सीप सी में, तो हम लोग मतलब इंजेक्ट नहीं, मतलब इसमें बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसी को जो है वो एक नया टाइप का बन जाएगा, क्लोन्ड बन जाएगा। क्लोन बन जाएगा तो हो जाएगा क्या, उसी का नाम हो जाएगा डोली, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, इसी का एग्जाम्पल है मुर्रा बुफेलो नाम का एक एग्जाम्पल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब करनार जो है वहाँ पे बनाया गया था, हरियाणा, उसका हरियाणा में करनार एक जगह है, वहीं पर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहीं पर मुर्रा बफेलो का जो प्रजाति है उसको क्लोनिंग करके समरूपा और गरिमा बनाया गया था। क्या बनाया गया था, समरूपा एंड गरिमा। देखिए किसी का नाम है तो उसको हर्ट मत होइएगा, बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आई थिंक अब एंड ही होगा। अब देखते हैं हम लोग रेगुलेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी का जो रेगुलेट करता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बारे में तो आपको मैं बता ही दिया। एक होता है फसाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। एक होता है बायरेक, मतलब बायो, क्या होता है, एक बायोटेक इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंट कमेटी, इसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिएगा, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये सारा रेगुलेटेड बॉडीज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो चलिए एंड हो गया। देखिए भाई मैंने हर एक कोशिश की आपको समझाने की, मैंने आपको हर एक कोशिश किया है समझाने की। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो लाइव सेशन में किसी दिन हम लोग फिर से किसी दिन बात कर लेंगे बायोटेक्नोलॉजी पे, या कुछ भी करेंगे। बट देखिए यार बायोटेक्नोलॉजी जो है ना अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब कम से कम बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 7-8 घंटे की क्लास चाहिए होती है, और मैं उसको आपको 40 मिनट में दे रहा हूँ। तो आप समझ रहे हैं, तो मैं तो कहीं ना कहीं तो शॉर्ट करूँगा ना, मैं हर एक कोशिश किया हूँ आपको समझाने की। अगर आप फिर भी आपको कॉम्प्लेक्स हुआ है तो आप 2 बार देखिए 1.5x में, 2 बार देखिए आप 1.5x में, ठीक है। और दूसरा है कि आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का वीडियो जो है आपको मिल जाएगी 2-3 दिन में, और है प्लीज़ आप यार सब्सक्राइब कर देना। आप समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, कितना मतलब आप सोचें 7-8 घंटे का लेक्चर को हम 40 मिनट में कर रहे हैं कंप्लीट, तो आप सोचें ना कितना कितना एक्सट्रैक्ट किए हैं, और आपका कुछ छूटा भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा बायोटेक्नोलॉजी में, क्लियर। चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।